नमस्कार दोस्तों। हम हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी सीरीज में डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, दैट इज लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है और जिसका हेडक्वार्टर हमें केलोंग में देखने को मिलता है। अगर एरिया वाइज बात करें तो लाहौल स्पीति हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में हमें देखने को मिलता है। इसका एरिया लगभग लगभग 13,835 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है और यहाँ की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 31,564 के करीब करीब है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी दो हमें देखने को मिलती है और सेक्स रेशियो यहाँ पे 916 का है। एससी पॉपुलेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है और एससी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल लिटरेसी रेट 77.24 के परसेंट के करीब करीब हमें देखने को मिलता है। विधानसभा सीट यहाँ पे एक है, सब डिविजन्स तीन है, डेवलपमेंट ब्लॉक्स दो है, तहसील दो है, सब तहसील एक है और ग्राम पंचायत हमें यहाँ 41 देखने को मिलती है। अगर बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री में हिमा लाहौल स्पीति हमारे नॉर्दर्न में लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ईस्ट में तिब्बत के साथ एंड किन्नौर के साथ, साउथ में कुल्लू के साथ, वेस्ट में कांगड़ा और चंबा के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। साथ ही साथ में यहाँ पे हमें जम्मू के साथ भी बाउंड्री देखने को मिलती है। थोड़े से बैकग्राउंड की बात करें तो लाहौल एंड स्पीति इनिशियल स्टेजेस में इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। लाहौल अलग था, स्पीति अलग था। 7th सेंचुरी के करीब करीब यहाँ पे जो चेत सेन थे वो रूल कर रहे थे। स्पीति में सेन रूल इनिशियल स्टेजेस में एस्टेब्लिश हुआ था, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। तो 7th सेंचुरी के करीब करीब जो उत्पाला थे, लाचेन उत्पाला, उन्होंने स्पीति पे अटैक किया और स्पीति को एनेक्स कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने कुल्लू पे भी अटैक किया था। कुल्लू से उन्होंने ट्रिब्यूट में कुछ आयरन और जो को डिमांड किया। जो उस समय कुल्लू में नहीं होते थे तो लाहौल से हुए इंपोर्ट करते थे जो को और लद्दाख को भेज देते थे। साथ ही साथ में जो लाहौल वाला एरिया था ये भी एक इंडिपेंडेंट एरिया था। तो कुल्लू और चंबा के बीच में लाहौल के लिए आपका स्ट्रगल था वो चलता था। परंतु कुल्लू के जो राजा थे बहादुर सिंह, उन्होंने 1545 के करीब करीब जो लाहौल था उसे एक्वायर कर लिया था। तो बहादुर उसी समय पर जो कुल्लू के राजा थे उन्होंने चंबा से मैरिज अलायंस भी एस्टेब्लिश किया था। तो प्रताप सिंह वर्मन जो थे उन्हें मैरिज अलायंस में कुल्लू की जो प्रिंसेस थी उन्हें दिया गया था। तो ये भी मैं कहा जाता है कि जो मृकुला माता टेम्पल है उसमें जो आइडल की एस्टेब्लिशमेंट की गई है वो भी ठाकुर हिमपाल जी द्वारा की गई है, जो कि आपके प्रताप सिंह वर्मन के ही एक अधिकारी थे। चंबा और कुल्लू ने लाहौल स्पीति को एक्वायर करने के लिए अपनी जो कैपिटल्स थी वो भी लाहौल के आसपास ही रखी थी, जिसमें ब्रह्मपुर और नास्ट आजकल के टाइम पे जो नगर है और ब्रह्मपुर जो भरमौर है वहां पे हमें देखने को मिलती है। जब कुल्लू के जो राजा थे बहादुर सिंह, जब उन्होंने लाहौल को एक्वायर किया तो उन्होंने चंबा और लद्दाख के साथ जो अपनी बाउंड्रीज थी उनको फिक्स कर दिया था। चंबा के साथ उन्होंने थिरोट के पास अपनी बाउंड्री बनाई और लद्दाख के साथ लिंगती वैली के ऊपर बाउंड्री को एस्टेब्लिश किया गया। 1683 तक आते आते तिब्बत में जो दो बुद्धिज्म के सेक्ट्स थे उनके बीच में वॉर छिड़ गई, जिसे जिसमें जो मेजर प्लेयर्स थे एक थे दुक्पा सेक्ट वाले और दूसरे थे गेलुपा सेक्ट वाले। और जो दुक्पा थे इन्हें रेड हेड्स कहा जाता था और जो गेलुपूस थे उन्हें येलो हेड्स कहा जाता था। दुक्पा सेक्ट जो थे, लद्दाख वालों ने इनकी हेल्प की अगेंस्ट द गेलुपा सेक्ट और गेलुपा सेक्ट वालों ने मंगोलिया को इनवाइट किया इस वॉर के लिए। तो मंगोल्स, जिन्हें क्लाक्स भी कहा जाता था, उन्होंने लद्दाख को भी इन्वेड किया था। जब उन्होंने लद्दाख को इन्वेड किया तो उन्होंने लाहौल वाला एरिया है उसे भी एक्वायर किया और केलोंग में फोर्ट था उसे कैप्चर कर दिया। लगभग लगभग 2 साल तक वो वहां पर रूल करते रहे और अंत में आकर जो लद्दाखी थे उन्होंने मंगोल को हराने के लिए मुगलों का हेल्प मांगी। उस समय पर जो कुल्लू के राजा थे बिधि सिंह, उन्होंने मुगलों की हेल्प की और उनको लाहौल और स्पीति वाले इलाके से एक्सपेल करने के लिए हेल्प किया। काफी समय तक जो कुल्लू ने स्पीति और लाहौल वाले एरिया को संभाला। 1939 तक आते आते जब सिखों ने कुल्लू का एनेक्सेशन किया तो उस समय पर लाहौल की टेरिटरी बाय डिफॉल्ट सिखों के हाथ में आ गई थी। फिर 1843 से 1849 के बीच में जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ और सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ तो उस समय पर जो लाहौल और स्पीति वाला इलाका था तो वे ब्रिटिशरों के पास चला गया और धीरे धीरे करके जो यहाँ पर
ऑफिशियल्स थे उनको अंग्रेजों ने अपॉइंट करना शुरू कर दिया। उस समय पर जो रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे उन्हें नेगीज कहा जाता था, जो कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी करते थे। उनके पास जुरिडिक्शन भी होता था और साथ ही साथ में वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते थे और रेवेन्यू कलेक्शन भी वही लोग करते थे, तो उन्हें नेगीज कहा जाता था। तो जो फर्स्ट नेगी थे लाहौल में जिन्हें अपॉइंट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनका नाम था बलीराम। और जो नेक्स्ट नेगी थे, सक्सेसर थे उनके, उनका नाम था ठाकुर ताराचंद। ये चीज हेरिडेटरी चलती थी, जो नेगी की परंपरा थी ये हेरिडेटरी चलती रही 1941 तक। और 1941 के बाद लाहौल में नायब तहसीलदार को अपॉइंट किया गया। तो जब देश आजाद हुआ उस समय पर लाहौल और कुल्लू दोनों ही पंजाब के अंदर आते थे, पंजाब हिल स्टेट्स का पार्ट थे। उस समय पर 1960 में पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लाहौल स्पीति को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा और उसका जो हेडक्वार्टर है उसे केलोंग में रखा जाएगा। तो 1966 में जब हिमाचल प्रदेश की पूर्ण रूप से फॉर्म करने की बात कही जा रही थी, उस समय पर कुछ कमेटियां भी बनी थी। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के बाद जो लाहौल वाला एरिया था उसे हिमाचल को ट्रांसफर कर दिया गया और उसे एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट के तौर पर बनाया गया। हिमाचल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। अगर हम लाहौल के अंदर इंपॉर्टेंट वैलीज की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज देखने को मिलती है, जैसे कि भागा वैली, चंद्रा वैली। और चंद्रा और भागा तांदी में आकर मिल जाती है और यहाँ से आगे ये पटन वैली के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे हमें दूसरी तरफ पे स्पीति वाली साइड पे स्पीति वैली देखने को मिलती है, जो कि 255 किलोमीटर के करीब करीब लंबी है। और इसकी जो सब वैलीज है इसमें हमें लिंगती वैली, पिन वैली और शीला वैली देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं उसमें भागा रिवर इंपॉर्टेंट है, जो कि भागा वैली के अलोंग बहती है। और चंद्रा रिवर चंद्रा वैली में आती है, और जब चंद्रा और भागा तांदी में आकर मिल जाती है तो ये चंद्रभागा या आपकी चिनाब रिवर के नाम से जानी जाती है। तो भागा वैली को हम गारा वैली के नाम से भी जानते हैं और चंद्रा वैली को हम लोग रंगोली वैली के नाम से भी जानते हैं। पटन वैली लाहौल की सबसे फर्टाइल वैली है और इसे ऑर्चर्ड्स ऑफ लाहौल भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में हमें पोटैटो कल्टीवेशन भी देखने को मिलता है। लाहौल में ही कुछ और वैलीज भी है जो इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है मुलंग और मथुआ वैली। और यहाँ पे हमें अल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। स्पीति वैली की बात करें तो स्पीति वैली में जो लिंगती वैली है ये सबसे लॉन्गेस्ट वैली है, जिसे लिविंग जियोलॉजिकल म्यूजियम भी कहा जाता है। यहाँ पे हमें 250 मिलियन ईयर्स अगो के जो फॉसिल्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। अगर भागा रिवर की बात करें तो भागा रिवर हमें सूरज ताल के पास देखने को मिलती है, भागा ग्लेशियर के पास। और जो चंद्रा वैली है, चंद्रा रिवर है, चंद्रा रिवर का ओरिजिन हमें चंद्रताल लेक के पास देखने को मिलता है, जो कि चंद्रा जो ग्लेशियर है वहां से देखने को मिलती है। चंद्रा वैली से स्पीति वैली में एंटर होने के लिए हमें एक पास देखने को मिलता है जिसका नाम है कुंसुम पास। और बारालचा जो पास है ये भागा वैली से हमें लद्दाख की ओर जाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये है भागा वैली, ये रहा तांदी। यहाँ से अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ जाएं तो हमें बीच में कई जगहें देखने को मिलती है, जैसे कि जिस्पा, दारचा। और ये है हमारी रिवर झांसकर सामदो। ये रहे चंद्रा रिवर, यहीं पे हमें सिसु देखने को मिलता है, जो कि काफी न्यूज में था यहाँ पे अटल टनल की वजह से, जो कि 9.02 किलोमीटर की टनल है। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट टनल है, ये हमें देखने को मिलती है 3000 एल्टीट्यूड के ऊपर। ये रही स्पीति वैली का। स्पीति वैली में भी हमने शीला वैली, लिंगती वैली, ठीक है, पिन वैली के सब वैलीज हमें देखने को मिलती हैं स्पीति के अंदर। फिर बात करें तो स्पीति वैली को कोल्ड डेजर्ट माउंटेन वैली के नाम से भी जाना जाता है और इसे मिडल लैंड भी कहा जाता है। ये अपनी जो बाउंड्री है इंटरनेशनली तिब्बत के साथ शेयर करती है। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो यहाँ पे किन्नौर और कुल्लू के साथ ही अपना बाउंड्री शेयर करती है। और जो स्पीति वाला एरिया है ये झांसकर रेंज के अंदर हमें देखने को मिलता है। रिवर सिस्टम में अगर लाहौल में रिवर सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज चिनाब, सेकंड वन इज स्पीति। अगर चिनाब की बात करें तो चिनाब भी दो नदियों को मिलकर बनी है। फर्स्ट वन इज चंद्रा एंड सेकंड वन इज भागा। तो चंद्रा और भागा का जो ओरिजिन है वो सूरज ताल और चंद्रताल से हमें देखने को मिलता है। तांदी में आकर ये आपस में मिल जाती है, उससे आगे ये चिनाब बन जाती है। बुरजिंद के पास ये लाहौल स्पीति को एग्जिट करती है और ये चंबा में एंटर कर जाती है। लाहौल में जब ये तांदी के आगे वैली बनाती है उसे हम पटन वैली कहते हैं। चंबा में ये पांगी वैली के नाम से जानी जाती है। और जब जम्मू कश्मीर में ये संसारी नाला से एग्जिट करती है चिनाब तो आगे की वैली जो है उसे हम लोग बॉर्डर वैली के नाम से जानते हैं। वैदिक नेम की बात अगर नेमिंग की बात की जाए
तो इसमें जो हम वैदिक नेम इसका देखने को मिलता है दैट इज अस्किनी, दैट इज डार्क कलर्ड रिवर, क्योंकि इसमें सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है। संस्कृत में इसे चंद्रभागा कहा जाता है, ग्रीक में इसे सैंड्रोफेगस के नाम से जाना जाता है। हीर रांझा की स्टोरी में हमें इस नदी का नाम देखने को मिलता है जिसे आशकांदा दरिया भी कहा जाता है। कैचमेंट एरिया इसका लगभग लगभग 7500 किलोमीटर स्क्वायर के करीब करीब है, और लेंथ इसकी 122 किलोमीटर है लाहौल के अंदर। और ये लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम इन हिमाचल प्रदेश। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं जैसे कि मुलकिला जो कि दारचा पे आके भागा से मिल जाती है, एक है हसर, ये तांदी में आके चिनाब से मिलती है, एक है मरचू जो कि तांदी में ही चिनाब से मिलती है, फिर मियार नाला जो कि उदयपुर के पास चिनाब में मिलता है, फिर चोबू एंड कालीचो। ये यहाँ पे हमें पासिस भी देखने को मिलते हैं, चोबू पास एंड कालीचो पास। ये रहे इनके कुछ लोकेशंस। ये है चंद्रा रिवर, ये है भागा रिवर, ये है झांसकर सामदो, और यहाँ से हमें मुलकिला देखने को मिलता है, और ये रहा सूरजताल, यहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। फिर ये रहा मियार नाला जो कि उदयपुर के पास आके उदयपुर के पास चिनाब में मिलता है। अगर उससे आगे देखें तो ये रहा पार्ट, ये रहा भुरजिंद जहां से ये चंबा में एंटर करती है, चंबा के बाद ये संसारी नाला से बाहर चली जाती है जम्मू के एरिया में। यहीं पे मियार नाला है और यहाँ पे हमें मियार ग्लेशियर भी देखने को मिलता है। चंबा में इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं चिनाब की, उसमें सरचुतुन नाला हो गया और साच स्ट्रीम, ये चिनाब की ट्रिब्यूटरीज हैं। जो साच स्ट्रीम है ये साच पास से निकलती है और चंबा में आके में ये चिनाब से मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू द फोकलोर्स इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सिल्वर और गोल्ड के जो डिपॉजिट हैं यहाँ पे बताए गए हैं। तांदी का नाम चांदी के नाम पे रखा गया है, तो इससे भी हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं कि किस तरह फोकलोर से हमें वहाँ की मिनरल्स के बारे में पता चलता है कि कौन सा मिनरल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। स्पीति रिवर की बात करें तो स्पीति रिवर का ओरिजिन कुंजुम पास के पास से होता है, और ये हमारी ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है। बीच में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस आते हैं जिसमें किब्बर, काजा, धनकर, ताबो और समदो जैसे एरियाज हमें देखने को मिलते हैं। यहीं पे कुछ वैलीज हैं जैसे कि लिंगती, पिंड, होरलिंग और शीला वैली। खाप के पास ये आकर सतलुज में मिल जाती है। ये सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी भी है स्पीति रिवर। जो यहाँ पे एक एरिया है दैट इज कौरिक एरिया। कौरिक एरिया से लोग आके गोए में बस गए थे ड्यूरिंग 1962 इंडिया चाइना वॉर के ड्यूरेशन में। तो ये इस गोए विलेज का भी यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। अब हम लाहौल स्पीति में खासकर कुछ पासिस की बात करें तो हमें यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पासिस देखने को मिलते हैं, जैसे कि लाहौल और चंबा के बीच में जो कुछ पास है उसमें काली चो पास हो गया, चोबियान पास, चोबू, दुग्गी, कुक्ती और शिप्तिंग जो पास है ये लाहौल को चंबा से जोड़ने में हेल्प करते हैं। और बीच में लाहौल और कांगड़ा के बीच में हमें एक पास देखने को मिलता है दैट इज आशा गली पास। साथ ही साथ में लाहौल स्पीति एंड कुल्लू के बीच में जो पास हमें देखने को मिलते हैं उसमें रोहतांग पास, भृगुतुंग जिसको भी कहा जाता है, हामटा पास, इंद्रासन, सारा उंगा और पिन पार्वती, ये पासिस हैं जिससे हम लोग कुल्लू से लाहौल की ओर जाते हैं। रोहतांग पास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 1820 के ड्यूरेशन में मूर क्राफ्ट ने इसे क्रॉस किया था लाहौल पहुंचने के लिए, और साथ ही साथ में 1863 के करीब करीब जो उस समय इंडिया के वाइस रॉय थे लॉर्ड एल्गिन, और उनके साथ एक और पर्सन थे जी जी जिराल्ड, इन्होंने रोहतांग पास को एक ही दिन के अंदर 2 बार क्रॉस किया था। अगर हम लाहौल और लद्दाख के बीच के पास करें तो यहाँ पे हमें शिंकुला पास देखने को मिलता है जिसे झांसकर पास भी कहा जाता है। लाहौल और किन्नौर के बीच में हमें भावा पास, लारसा पास और मनीरंग पास देखने को मिलते हैं। और कुछ पीक्स यहाँ पे लाहौल के अंदर है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसमें घेपांग पीक, लचांगला, मुरिंगला, श्रृंगला, शिंगिरला, शालटूदा पारा, मुलकीला, हरग्रांव, मनीरंग, मकर बिहू एंड शिखर बिहू, ये इंपॉर्टेंट पीक्स हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें बारालाचा पास देखने को मिलता है जहां से चंद्रा भागा रिवर का ओरिजिन है। ये रहा शिंकुला पास जिससे हम लोग लद्दाख की ओर जाते हैं। फिर चंबा के साथ पासिस की तो इसमें हमें ये 5 पासिस इंपॉर्टेंट है, शिप्तिंग, कुक्ति, दुग्गी, चोबियान और कालीचो, ये रही इनकी लोकेशंस। फिर कुल्लू के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पासिस है जिसमें रोहतांग पास, हामटा, सारा उंगा और इंद्रासन जैसे जो पासिस है ये कुल्लू के साथ ट्रांजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पिन पार्वती ये स्पीति से कुल्लू की ओर एंटर करने के लिए
पास है, और किन्नौर के साथ जो इम्पोर्टेंट पासेज है उसमें लारसा, भाभा पास और मनीरंग पास हमें देखने को मिलते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें मुलकिला पीक भी देखने को मिलती है, शिखर बिहू और मकर बिहू ये दोनों पास पास यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, सिसु के आसपास। फिर यहाँ पे जो शिंगरीला है ये हमें देखने को मिलता है इम्पोर्टेंट पीक। फिर किन्नौर की बाउंड्री के साथ हमें मनीरंग पीक भी देखने को मिलती है। यहाँ है हमारा बहिर्जर मेंथोसा पीक, ठीक है। फिर यहाँ पे हम शिखर व्यू देख सकते हैं, इसी के साथ में यहाँ पे मकर व्यू भी है, ये हनुमान टिब्बा है जो कि कुल्लू में फॉल करता है। यहाँ पे हमें गेपांग ग्लेशियर देखने को मिलता है जिसकी फॉर्मेशन 2003 से 7 के बीच में हुई थी। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की बात करते हैं। अगर हम लोग लाहौल में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 से ज्यादा ग्लेशियर हैं। हम सभी ग्लेशियर्स को तो याद नहीं कर सकते, पर कुछ एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो है हम उनकी लोकेशंस को भी देखेंगे। तो पटन वैली जो हमारी चिनाब रिवर के अलोंग पे मिलते हैं, यहाँ पे हमें 4 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि दोकशा, नीलकंठ, लिंगरा और शिप्तिंग जैसे जो ग्लेशियर्स हैं ये यहाँ पे हैं। फिर हम अगर मियार वैली में बात करें तो यहाँ में मियार ग्लेशियर, मेंथोसा, थोरंग, कारपत ग्लेशियर्स और उथेम्पो ग्लेशियर्स के जो हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे बेसिकली। फिर अगर हम लोग बात करें भागा वैली में हमें भागा ग्लेशियर, दिंग, तपिन, थांग और लेडी ऑफ केलोंग देखने को मिलते हैं, और लेडी ऑफ केलोंग का नाम ब्रिटिश लेडी एलिंगिश के नाम पे रखा गया है। अगर तांदी के आसपास की ग्लेशियर्स की बात करें तो तांदी में हमें 4 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कुल्ती, मिलंग, सोनापानी और तारागिरी ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। जो मिलिंग ग्लेशियर्स हैं 1939 के ड्यूरेशन में जो नेशनल यूनियन था के स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसे एक्सपेडिशन किया था। फिर सोनापानी ग्लेशियर्स को 1903 के टाइम पे फर्स्ट टाइम सर्वे किया गया था वॉकर एंड पॉस्को के द्वारा, और 1957 के करीब करीब कुरिन और मुंशी जी के द्वारा इसे सर्वे किया गया था। अब अगर हम चंद्रा वैली की बात करें तो चंद्रा वैली में जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है दैट इज बराशिगी ग्लेशियर, जिसकी लंबाई लगभग लगभग 27.7 किलोमीटर के करीब करीब है और इसकी विड्थ 3 किलोमीटर है, और एल्टीट्यूड वाइज भी ये 63 मीटर्स के ऊपर हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम इसको क्लाइम हारकोर्ट द्वारा किया गया था 1869 में। फिर इससे इसकी जो चंद्रताल लेक जो है उसकी फॉर्मेशन 1936 के करीब करीब की हुई थी, जब बड़ा शिकरी जो ग्लेशियर था वो टूट गया था। 1956 में इसे जो वुमेन माउंटेनियर्स थे उन्होंने क्लाइम किया था। फिर ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 पर्सन्स को अपॉइंट किया था 1957 के करीब करीब, जी.एन. दत्त और एफ अहमद, इन्होंने इसे सर्वे किया था। फिर 1958 में स्टीफेंसन ने इसे क्लाइम किया था, और 1970 के करीब करीब जो मेजर बलजीत थे उन्होंने इसे क्लाइम किया था। और शिला वैली में अगर कुछ ग्लेशियर्स देखे जाएं तो इसमें हमें शिली, बोलंग, गोरा और विराट जैसे जो ग्लेशियर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये रही लेडी ऑफ केलोंग की फोटो, जो कि केलोंग से नदर्न डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है। फिर अगर कुछ बात करें चंद्रा वैली के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, इसमें चंद्रा ग्लेशियर हो गया, शशिन ग्लेशियर है, गेपांग ग्लेशियर है। गेपांग ग्लेशियर मैटरहॉर्न पीक की तरह लगता है जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसे मनी महेश भी कहा जाता है लाहौल का। फिर हम मुलकिला ग्लेशियर की बात करें तो ये मुलकिला पीक के पास है, और एक ग्लेशियर और है यहाँ पे गैंगस्टन ग्लेशियर। ये रही इन ग्लेशियर्स की कुछ एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की लोकेशन, जैसे कि ये है हमारा मियार नाला, जिसमें कि हमें मियार ग्लेशियर देखने को मिलता है। इसके जस्ट राइट हैंड साइड के ऊपर हमें मैंथोसा ग्लेशियर देखने को मिलता है। अगर हम लोग भागा रिवर पे देखें तो भागा रिवर के राइट साइड पे हमें नीलकंठ और गैंगस्टन ग्लेशियर देखने को मिलता है, और उसके लेफ्ट साइड पे लेडी ऑफ केलोंग है, और साथ ही साथ में सोनापानी ग्लेशियर है। अगर चंद्रा और भागा जिसे चिनाब भी कहते हैं उसके अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमें कुगती ग्लेशियर देखने को मिलता है। और कुल्लू के साथ जो बाउंड्री टच करती है इसके बाउंड जो पीक्स टच करती हैं उसमें हमें कुल्ती ग्लेशियर देखने को मिलता है, और इसी यहीं पे हमें छोटा शिगरी ग्लेशियर भी देखने को मिलता है। और भाग जो चंद्रा रिवर है, चंद्रा रिवर के ओरिजिन के आसपास हमें बड़ा शिगरी ग्लेशियर देखने को मिलता है। फिर अगर यहाँ पे देखें इस वाले एरिया में तो यहाँ पे हमें मुलकिला ग्लेशियर, फिर उसके बाद चंद्रा ग्लेशियर, समुद्री टापू ग्लेशियर, बताल ग्लेशियर, और स्पीति वाले एरिया में जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है दैट इज शिली ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट लेक्स की बात की जाए तो लाहौल में लगभग लगभग बहुत ज्यादा
लेक्स हैं, पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम लोग 7 से 8 लेक्स को देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेक है सूरजताल लेक, जहाँ से भागा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। इसकी हाइट लगभग लगभग हम देखें तो 4883 मीटर्स के करीब करीब है, और ये सबसे एचपी में सबसे हाईएस्ट लेक है, और ये थर्ड हाईएस्ट इंडिया में है, और 21st हाईएस्ट ये वर्ल्ड के अंदर है। तो यहाँ पे है सूरजताल लेक, जो कि बारालाचा के पास है। सेकंड लेक जो हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है दैट इज चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक को ही लेक ऑफ मून भी कहा जाता है, और सोचिकमा लेक के नाम से भी जाना जाता है। इसे ह्यून सांग ने लोहित सरोवर के नाम से अपने अकाउंट में रजिस्टर किया है। और देखा जाए तो चंद्रताल साइट ये एक हमारी रामसर साइट भी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है दैट इज नीलकंठ लेक। नीलकंठ लेक जो है नैनगहर भी इसे कहा जाता है। इसकी हाइट 4200 मीटर्स के करीब करीब है। ये हमें जो हमारा नीलकंठ पीक है इसके आसपास हमें ये देखने को मिलती है। फिर यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट लेक आती है, सिसु लेक। सिसु लेक ये है यहाँ पे, और इसके जस्ट सामने हमें यहाँ पे सिसु वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। फिर अगर इम्पोर्टेंट और देखी जाए लेक, तो यहाँ पे हमें दीपक ताल भी देखने को मिलता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ भागा रिवर। तो इसे हम लोग स्मॉलर ब्रदर ऑफ सूरज ताल भी कहते हैं, जो कि दारचा और बारालाचा के बीच में है। इसकी हाइट लगभग लगभग 3200 मीटर के करीब करीब है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेक और है, यामसो लेक। यामसो लेक, और यहीं पे हमें यामसो पीक भी देखने को मिलती है। ये भी बारालाचा के आसपास है। तो ये रहा आपका यामसो पीक। फिर एक इम्पॉर्टेंट लेक जो स्पीति में हमें देखने को मिलती है दैट इज धनकर लेक, और इसे लेक ऑफ 16 वाटरफॉल भी कहा जाता है। तो ये है हमारी धनकर लेक, और इसी के ही वैली के बॉटम में हमें धनकर मोनेस्ट्री भी देखने को मिलती है। अब इम्पॉर्टेंट रिजर्व्स की बात की जाए तो इसमें लाहौल में एक मेजर बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रामसर साइट्स भी हैं। लाहौल स्पीति में जो कोल्ड डेजर्ट है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 4 जो हमारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वो आती हैं, जिसमें कि चंद्रताल हुआ, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिन वैली नेशनल पार्क, और सरचू जो कि एक मेडो है, हाई एल्टीट्यूड मेडो है, ये भी इसमें ही आती है। चंद्रताल की बात करें तो ये 4300 मीटर्स के एल्टीट्यूड के ऊपर है। और किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, यहाँ पे हमें जो वाइल्ड लाइफ है उसमें ब्लू शिप, एशियाटिक आइबेक्स और स्नो लेपर्ड जैसी जो स्पीशीज है ये देखने को मिलती है। पिन वैली नेशनल पार्क ये स्पीति के अंदर है, तो ये भी इसी कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो यहाँ पे जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसमें हमें फिर स्पोर्ट्स और बर्च जैसे जो पेड़ हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर सरचू की बात की जाए तो सरचू एक हाई एल्टीट्यूड मेडो है, खुले मैदान जिन्हें कहा जा सकता है। तो चंद्रताल में एक इंपॉर्टेंट बर्ड आती है दैट इज रूडी शेल्डक। रूडी शेल्डक एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि विंटर के समय पर ईस्टर्न यूरोप में ब्रीड करती है, और समर के ड्यूरेशन में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाती है। और ये हमेशा इन लैंड वाटर बॉडीज जो है ये वहीं पे देखी जा सकती है, और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है। एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है दैट इज पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क की एस्टेब्लिशमेंट 9 जनवरी 1987 को की गई थी, और इसका एरिया लगभग लगभग 675 किलोमीटर के करीब करीब है, स्क्वायर किलोमीटर के करीब करीब है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज हमें देखने को मिलती है, फर्स्ट वन इज पैंथेरा यूनिसिया और सेकेंड है आइबेक्स। स्नो लेपर्ड का आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, और जो आईबेक्स है इसका आईयूसीएन स्टेटस स्टेटस लीस्ट कंसर्न में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिसमें कि फर्स्ट वन जो है वो चंद्रताल है, एंड सेकंड वन इज किब्बर। चंद्रताल जो है ये एक रामसर साइट भी है। तो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल के अंदर, जिसका जो एरिया है लगभग लगभग 1400 स्क्वायर किलोमीटर के करीब करीब है। यहाँ ये है पार्ट आपका कोल्ड डेजर्ट का, और साथ ही साथ में ये एक स्नो लेपर्ड का ब्रीडिंग सेंटर भी है। और लाहौल में आपका स्नो लेपर्ड के लिए जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है 2009 में वो भी शुरू किया गया था। और रामसर साइट की बात करें तो चंद्रताल रामसर साइट है, जो कि 38.65 स्क्वायर किलोमीटर के करीब करीब इसका एरिया है, जिसे एस्टेब्लिश किया गया था 8 नवंबर 2005 के करीब करीब। हिमाचल प्रदेश के अंदर वेटलैंड अथॉरिटी भी है, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, जिसका गठन 2017 में किया गया था। इसका मेजर काम था कि कंजर्वेशन एंड मैनेज करना है जितने भी वेटलैंड्स हैं हिमाचल के अंदर। हिमाचल प्रदेश ने 6 साइट्स को वेटलैंड के अंदर प्रपोज किया है, जिसमें से मनी महेश चंबा का
चंद्रनाहन शिमला का, नाको किन्नौर के अंदर, और भृगु कुल्लू के अंदर, और सरियलसर कुल्लू के अंदर, और प्राशर मंडी के अंदर की जो साइट्स हैं इन्हें प्रपोज किया गया है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। अगर इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करें तो लाहौल स्पीति में 6 से 7 जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है एबेस्ट्रॉस। एबेस्ट्रॉस एक नेचुरली अकरिंग फाइब्रस मटेरियल है, जिसका हम लोग यूज बेसिकली हीट इंसुलेशन में, रूफटॉप फ्लोरिंग में, उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उसमें ब्रेक लाइनिंग और क्लच प्लेट्स को बनाने के लिए करते हैं। सेकंड है कॉपर। कॉपर के भी हमें यहाँ पे डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 29। जिप्सम भी हमें हाइड्रेटेड फॉर्म में देखने को मिलता है। अगर सूखी रॉक होगी तो वहां पे भी हमें जिप्सम देखने को मिलता है, CaSO4.2H2O। फिर आयरन के ओर्स जिसमें कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट, ऐसे जो ओर हैं ये भी हमें लाहौल में देखने को मिलते हैं। जिंक, लेड और सिल्वर जैसे जो एलिमेंट्स हैं ये भी यहाँ पे मिलते हैं। अगर बात करें तो जो मैक्सिमम डिपोजिशन है एंड मिनरल्स की, वो हमें स्पीति वाले रीजन में ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि अगर कॉपर की बात करें तो ये हमें कुंजुम के आसपास देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग पिन वैली की बात करें तो यहाँ पे हमें आयरन और लेड, जिंक, सिल्वर के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ में आपका लेटर पोर्शन है स्पीति वैली का, उसमें भी हमें लेड लेड, जिंक और सिल्वर के जो डिपॉजिट्स है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ तक हम अपने फर्स्ट पार्ट में चीज़ों को कवर किया। अब हम जब सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो उसमें हम माइग्रेशंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो की मोनेस्ट्रीज हैं और टेम्पल्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे।